योगेश नाम का एक व्यक्ति जो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान ट्रेन की ऊपरी जो सीटें होती है सोने के लिए, वहाँ पे वो सो रहा था। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो अपने सामने अपनी पत्नी को देखता है। पत्नी को देखकर वो हैरान होता है और काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि 6 साल पहले उनका तलाक हो चुका था। तो तलाक के 6 वर्ष बाद अपनी पत्नी को जब वो पहली बार देखता है, तो काफ़ी अचंभित होता है, काफ़ी हैरान होता है। तो अब उसके बाद होता क्या है, वो अपनी सीट से उठता है और जो नीचे की बैठने की सीटें हैं, वहाँ पे आता है। और जो योगेश की पत्नी रागिनी है, उसके पास एक व्यक्ति बैठा था, तो उस भैया से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी जगह चले जाइए और यहाँ आप मेरे को जगह दीजिए। तो वो भैया मान जाते हैं और योगेश अपनी पत्नी रागिनी के पास बैठ जाता है। अब योगेश अपनी पत्नी से बोलता है, आज मैं तुम्हें पूरे 6 वर्ष बाद पहली बार देख रहा हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इस ट्रेन के अंदर तुम क्या कर रही हो? तो रागिनी है, वो बोलती है, मैं कानपुर अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत है वो इन दिनों कुछ खराब चल रही है। तो योगेश पूछता है, उनको क्या हुआ और वो बीमार क्यों है और वो कानपुर में किसके पास रहती है? तो रागिनी जवाब देती है कि वो मेरे भाई के पास रहती है और उनकी इन दिनों थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो ये बात योगेश सुनता है और उसके बाद में योगेश क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो बिल्कुल चुपचाप वहीं उसके पास बैठ जाता है। और उसकी पत्नी भी उनको कुछ नहीं बोलती है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक बैठे रहते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं। फिर एक कुल्फ़ी वाला वहाँ पे आता है, वो ट्रेन के अंदर कुल्फ़ी बेचने के लिए आता है। तो योगेश रागिनी से बोलता है कि तुम कुल्फ़ी खाओगी क्या? तो रागिनी है, वो योगेश से बोलती है, आप खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। तो योगेश बोलता है, तुम्हें पहले तो बहुत ज़्यादा शौक था कुल्फ़ी खाने का, अब क्या हुआ? आपको आज मेरे लिए कुल्फ़ी खानी ही होगी। तो रागिनी बोलती है योगेश से कि मैं कुल्फ़ी ज़रूर खाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही मैं कुल्फ़ी खाऊंगी। तो योगेश पूछता है, आप अपनी शर्त मुझे बताइए, वो क्या शर्त है, उसके बाद हम दोनों कुल्फ़ी खाएंगे। तो रागिनी बोलती है, कुल्फ़ी के पैसे हैं जो मैं पे करने वाली हूँ, अगर आप मेरे पैसे से कुल्फ़ी खाते हो तो मैं आपको खिलाने के लिए तैयार हूँ। अब फिर दोनों कुल्फ़ी लेते हैं और कुल्फ़ी खाने लगते हैं और योगेश रागिनी से पूछने लगता है कि तुम जब मेरे साथ थी, काफ़ी मोटी थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी, और अब तुम्हें क्या हो गया? इतनी पतली और दुर्बल कैसे हो गई तुम, और इतने शरीर के अंदर कमज़ोर क्यों हो गए? तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है, या फिर जो भी समस्या है तुम मुझे एक बार ज़रूर बताओ। तो जो रागिनी है वो कुल्फी खाते हुए योगेश से बोलती है कि देखिए, अब मैं जॉब करने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मुझे 10,000 रुपये महीने की सैलरी भी मिलती है। तो वो जॉब मैं कर रही हूँ और मेरा खर्च मैं चला रही हूँ। तो फिर से योगेश पूछता है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या? तो रागिनी सिर हिलाते हुए कहती है कि अभी तक मैंने शादी नहीं की है। तो रागिनी भी योगेश से पूछती है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो योगेश भी बोलता है कि मैंने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। और रागिनी फिर पूछती है कि घर में मम्मी पापा कैसे हैं? तो योगेश बोलता है कि मम्मी और पापा दोनों ही गुजर चुके हैं और उनको गुजरे हुए 2 से 3 साल हो गए। रागिनी शोक मनाते हुए बोलती है कि क्या हुआ था उनको, जब मैं घर से आई थी तब वो बिल्कुल तैयार थे, हंसते खेलते उनको मैं छोड़ के आई थी और वो चल भी रहे थे, काम भी कर रहे थे। योगेश बोलता है, उनको एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के बाद दोनों की मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु के बाद मैं अकेला ही रहता हूँ और मैंने अभी शराब पीना भी छोड़ दिया है और मैं ना ही किसी को परेशान करता हूँ और ना ही किसी पे अत्याचार करता हूँ, और मैं मेरा अब काम भी करने लगा हूँ और
मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और मैं ना किसी को परेशान करता हूँ। योगेश ये बात रागिनी से बोलता है। रागिनी इस पे कोई रिएक्ट नहीं करती है और बातों को सुने ही जाती है। और फिर रागिनी योगेश को पूछती है कि तुम आज कहाँ जा रहे हो और इस ट्रेन के अंदर तुम क्या कर रहे हो। तो योगेश भी बोलता है कि मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ, कानपुर में कोई काम के सिलसिले से आया था, तो कल तक मैं वापस निकलूंगा। अब रागिनी बोलती है, अच्छा जी, तो आप कल वापस आने वाले हो इसी ट्रेन के अंदर। तो योगेश बोलता है हाँ। और योगेश फिर से रागिनी से पूछता है कि क्या तुम यहाँ अपने मम्मी पापा के पास रुकने वाली हो या फिर तुम भी वापस आओगी। तो रागिनी बोलती है कि कल मैं ठीक 9 बजे की ट्रेन से आऊँगी और कानपुर से निकलूँगी। 9 बजे तक मैं वहीं पे रहूँगी और 9 बजे के बाद मैं कानपुर से निकलूँगी। तो योगेश बोलता है तो चलिए ठीक है, मैं कल 9 बजे की 2 टिकटें बुक करवा लेता हूँ। स्लीपर के अंदर हम 2 टिकटें बुक करवा लेंगे और सफ़र के अंदर परेशान भी हम नहीं होंगे और दोनों साथ-साथ चले जाएँगे। तो रागिनी बोलती है कि मैं आपके पैसे नहीं लेना चाहती और मैं अपने पैसों के बल से ही चली जाऊंगी और मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और जब रागिनी और योगेश का तलाक हुआ था, तब भी रागिनी ने योगेश के 30 लाख रुपए को ठुकरा दिया था। जब उनका तलाक हुआ था तो कोर्ट के द्वारा रागिनी को 30 लाख रुपए दिए जाने की अपील उसके वकील ने की थी और 30 लाख रुपए रागिनी को योगेश के द्वारा दिए जाने थे। तो रागिनी ने वो पैसे भी नहीं रखे और अब भी रागिनी उससे एक भी पैसा उसका नहीं लेना चाहती। तो ये रागिनी बात उसको बताती है और फिर कानपुर आ जाता है। वहाँ दोनों वो अलग अलग हो जाते हैं। रागिनी अपने घर चली जाती है और योगेश है वो अपने काम के सिलसिले से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह है 8 बजे ही योगेश रेलवे स्टेशन पे आ जाता है और रागिनी का इंतजार करने लगता है। तो रागिनी थोड़ी समय से लेट पहुंचती है और तकरीबन 10 बजे वहां पे पहुंचती है। तो योगेश को वो देख के बोलती है कि तुम अभी तक गए नहीं क्या। तो योगेश इनकार करता है कि मैं अभी तक नहीं गया, मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था और देखिए मैंने 2 टिकटें भी हमारी ले ली है और अब हम साथ ही में जाएंगे वापस कानपुर से। तो दोनों साथ ही ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन आ जाती है और ट्रेन में वो दोनों चढ़ते हैं और फिर से पास पास बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं रागिनी के मन में और योगेश दोनों के ही मन में एक दूसरे से वापस मिलने की इच्छाएं थी और एक दूसरे के साथ रहने की इच्छाएं थी। तो रागिनी तो कुछ कह नहीं पाती और योगेश अपनी मन की बात कह ही देता है कि आप मेरे पे एक बार विश्वास करके मेरे साथ मेरे घर चलिए और अब मैं आपको बिल्कुल परेशान भी नहीं करूँगा, ना ही मैं आप पे अत्याचार करूँगा और मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है, मैं अच्छा काम भी अब कर रहा हूँ और हम दोनों अब खुशी-खुशी रहेंगे। तो रागिनी कुछ नहीं बोलती है और जैसे ही रागिनी का स्टेशन आता है, तो ट्रेन वहाँ पे रुकती है और रागिनी उस ट्रेन से नहीं उतरती है। तो योगेश कुछ अचंभित होता है और जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, तो वो रागिनी से बोलता है कि क्या तुम इस स्टेशन पर नहीं उतरने वाली। तो रागिनी बोलती है अब मैं इस स्टेशन पे नहीं उतरूंगी, अब मैं सीधे मेरे ससुराल ही जाने वाली हूँ और मैं मेरे पति के पास ही रहूंगी। तो योगेश काफी खुश होता है। खुशी से दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी खुशी अब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और वर्तमान समय में दोनों काफी खुश हैं और एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उनके बच्चे भी अब हो चुके हैं। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे ऐसी नई नई कहानियाँ आती रहेगी। अगर दोस्तों कहानी में कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस कहानी के अंदर की गई है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।